गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम चैप्टर नंबर 2 में अकाउंटिंग सिस्टम्स की बात करेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम्स यानी लेखांकन की पद्धतियाँ। अब हमारे यहाँ पर इंडिया में 2 टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम हैं। सबसे पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम यानी एकहरा लेखा प्रणाली, है ना। और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। इसमें हमारा इंग्लिश सिस्टम है, मतलब अंग्रेज़ी प्रणाली भी है, और एक इंडियन सिस्टम है जो भारतीय प्रणाली है। तो एकहरा प्रणाली यानी अपूर्ण लेखा प्रणाली भी इसको कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सौदे के सिर्फ एक ही पहलू को लिखते हैं। मतलब कुछ लेन देनों में हम दोनों पक्षों को लिखते हैं, जबकि कुछ लेन देनों में हम सिर्फ एक ही पक्ष को लिखते हैं। जैसे इस प्रणाली में अगर हम देखें तो सामान्यतः हम रोकड़, है ना, इन्हें कैश जिन व्यक्तियों के संबंधित खाते होते हैं उनमें हम उनके आय व्यय या वास्तविक खाते को हम महत्व नहीं देते हैं। इसमें सिर्फ हम कैश से संबंधित खाते ही खोलते हैं। तो यह प्रणाली क्या है, पूरी तरीके से अवैज्ञानिक प्रणाली कही गई है। और इस प्रणाली को ज़्यादातर बहुत लेवल पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये साइंटिफिकली इनकम्प्लीट कही जाती है ये सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ ही व्यवहारों का हम लेखा करते हैं। इसमें सिर्फ कैश और हमारे पर्सनल अकाउंट ही हम इसमें प्रिपेयर करते हैं। इससे हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाते हैं, तो बैलेंस शीट तो बनने का सवाल ही नहीं है ना। और बैलेंस शीट की जगह हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं इसमें। इससे हमको क्या है, पूरा हिसाब किताब रखने में दिक्कत आती है, और इससे हमको छल कपट की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब इसमें हमको फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, और एरर्स भी हम रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब इसमें अगर कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो उनको हम सुधारना भी चाहें तब भी हमको सुधारना पॉसिबल नहीं होता है। अब इसके बाद में है इनकम टैक्स लॉ के अंतर्गत इसको प्रूफ नहीं किया गया है। मतलब आयकर अधिनियम ने इसको मान्यता नहीं दी है। इसमें छोटे व्यापारी जो होते हैं वो लोग जनरली इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिनको आयकर के अधिनियम के प्रावधान में लागू भी नहीं होते हैं वो, इसलिए वो इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये प्रणाली जो है ये बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही सस्ती प्रणाली है। मतलब बहुत खर्चीली प्रणाली नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत ही सस्ती प्रणाली है। मतलब इसमें हमको पैसे की ज़रूरत कम पड़ती है ना। तो इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव नहीं है ना। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं, है ना, कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको हर कोई व्यक्ति नहीं जानता है, सिर्फ अकाउंटेंट लोग ही जानते हैं, या जिन लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ाई की है वो लोग इन चीज़ों को जानते हैं। और इस प्रणाली से क्या होता है, हमारे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसलिए बहुत से लोग एकहरा प्रणाली को अपनाते हैं। अब बात करेंगे हम दोहरा लेखा प्रणाली की। तो दोहरा लेखा प्रणाली जो है, डबल एंट्री सिस्टम, इसके जन्मदाता है लुकास पेसियोली, है ना, इसको 15वीं शताब्दी में माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में दोहरा लेखा प्रणाली का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इसको वेनिस शहर के जो निवासी थे लुकास पेसियोली, उनको इसका फादर कहा जाता है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम जो है ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हर एक सौदों के खातों पर 2 प्रभाव होते हैं। मतलब 2 जगह इसकी प्रविष्टि होती है। और इसको एक व्यापारिक प्रणाली भी कहा जाता है, या मर्केंटाइल सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें हमारे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, 2 सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। एक है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा है मर्केंटाइल सिस्टम। ठीक है। इंग्लिश सिस्टम जो होता है वो आपका किस तरीके से काम करता है, इंग्लिश सिस्टम जो है हमारी अंग्रेज़ी पद्धति, मतलब जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा इंग्लिश सिस्टम में जो जनरली बाहर की कंट्रीज़ में हम जनरली इस्तेमाल करने में आती है ना। तो इनको अंग्रेज़ी पद्धति कहा जाता है।
ठीक है। और जबकि अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो हमारे यहाँ पे इंडियन सिस्टम में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी पद्धतियाँ हमारी क्या कहलाएगी, भारतीय प्रणालियाँ कहलाएंगी। अब हम बात करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली की डेफिनेशन। अब दोहरा लेखा प्रणाली तो हमको समझ में आ गई कि जिसकी एक ट्रांजैक्शन के दो खातों पर प्रभाव होता है, इसीलिए इसको दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन को हम दो जगह इसका लेखा करते हैं। अब दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, तो दोहरा लेखा प्रणाली में हमारे पास में क्या है कि ऐसी प्रणाली है जिसके अनुसार हर सौदे के दो रूपों में से एक को निश्चित तौर पर हम डेबिट करते हैं और दूसरे को निश्चित तौर पर क्रेडिट करते हैं। मतलब एक सौदे में सपोज़ करो जैसे मैंने माल खरीदा है ना, नकद माल खरीदा, ठीक। मतलब मैंने क्या किया, एक तो मैं लिखूँगी मेरे पास से कैश गया, नकद गया होगा, मैंने नकद खरीदा है तो, है ना। सपोज़ कीजिए आप एक सूट लेकर आए, है ना, या आपने एक न्यू ड्रेस परचेज़ की है, ठीक है। तो ड्रेस परचेज़ की, इट मीन्स निश्चित सी बात है आपने ड्रेस के लिए पैसे दिए होंगे, तो आपकी कैश क्या हो गई, कम हो गई, है ना। और इसके बाद में निश्चित तौर पर है आपके पास में क्या आया, ड्रेस आई। तो ड्रेस आई यानी क्या हुआ, आपके पास जो स्टॉक था, है ना, हमारे पास जो ऑलरेडी कपड़े हैं उसमें एक कपड़ा और हमारा बढ़ गया, मतलब हम उसको स्टॉक के नाम से कहेंगे। तो हमारा स्टॉक क्या हो गया, बिजनेस की लैंग्वेज में ये स्टॉक कहलाएगा, है ना। तो ये स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हुए, है ना। मतलब हम परचेस अकाउंट में लिखेंगे हमने माल खरीदा और कैश में लिखेंगे हमने कैश दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन ऑन टू और मोर अकाउंट्स। इसमें दो या दो से अधिक खातों पर प्रभाव पड़ता है ना। अब बोलोगे मैडम आपने तो दो ही बताया था, अब यहाँ तो दो से अधिक हो गए, वो भी बताती हूँ, ठीक है। इसमें दो या दो से ज़्यादा भी खाते उन पर प्रभाव पड़ता है एक ही ट्रांजैक्शन का। देखो सपोज़ करो हमने माल बेचा, ठीक है, हमने सोहन को माल बेचा, ठीक। अब मैंने सोहन को माल बेचा है, इसका मतलब क्या हुआ, सोहन ने माल खरीदा, है ना। अब मैंने उसको बेचा तो उसने कहा कि भाई देखो ये तो तुम 10,000 रुपये में मुझे ये सामान दे रहे हो, पर इसमें कुछ तो डिस्काउंट करो, है ना। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, अब 500 रुपये अभी हम डिस्काउंट दे देते तेरे को। तो उसने मुझे दे दिए 9,500, ठीक है। अब मैंने नगद माल बेचा, मेरे पास में पैसा आया, तो मैं कैश में क्या लिखूँगी, पैसा आया। सेल्स अकाउंट खोलूँगी क्योंकि मैंने माल बेचा है, तो उसमें क्या लिखूँगी, माल बेचा, मतलब मेरे पास से क्या गया, स्टॉक कम हो गया, ठीक है। और मैं लिखूँगी डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट का खाता भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो 500 रुपये खाता क्या बताएगा, बकाया बताएगा कि भाई उसके 500 रुपये बाकी हैं। तो हमें क्या करना होगा, डिस्काउंट अकाउंट को खोल करके डिस्काउंट में ये अमाउंट डालना होगा। तो इसमें एक ही खाते के, मतलब एक ही सौदे के दो या दो से अधिक खातों पर प्रभाव हमको देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट है टू साइड्स ऑफ एवरी अकाउंट। हर खाते के दो भाग होते हैं, है ना। दो भाग यानी एक डेबिट पार्ट होता है और एक क्रेडिट पार्ट होता है, ठीक है। एक को नाम बोलते हैं और एक को जमा बोलते हैं, ठीक है। तो हर सौदे के कैसे होंगे, दो भाग होंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड डेबिट होगा और राइट साइड क्रेडिट, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है एंट्री ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अफेक्टेड अकाउंट्स। प्रभावित खातों के परस्पर विपरीत पक्ष में लेखा, है ना। अब हमारे जो परस्पर प्रभावित खाते हैं उनका विपरीत लेखा भी होगा, है ना। विपरीत लेखा का मतलब क्या होता है कि हमारे प्रभावित खाते में से हम नियमानुसार एक को डेबिट करते हैं तो दूसरे को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, अपोजिट लेखा हो गया। फिर है दोहरा प्रभाव या ड्यूअल इफेक्ट, है ना। अब इसमें क्या है, इसके अनुसार हमारे जितने भी खाते हैं या जितने भी हमारे सौदे हैं, तो प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता ही है।
मतलब अगर एक खाता डेबिट हो रहा है तो निश्चित सी बात है दूसरा खाता क्रेडिट होगा ही। इसीलिए इसको द्विपक्षीय अवधारणा या दोहरा लेखा प्रणाली भी कहा जाता है। फिर है डेफिनेट अकाउंटिंग रूल्स। इसमें निश्चित लेखा नियम है। निश्चित लेखा नियम यानी इसमें निश्चित तौर पर वित्तीय व्यवहारों का लेखा नियमों के अनुसार ही किया जाता है ना। इसके नियम होते हैं, नियमों के अनुसार ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेखा कर सकते हैं। फिर है लीगल वैलिडिटी यानी वैधानिक मान्यता। ये प्रणाली जो है हमारे होल यूनिवर्स में क्या की जाती है, अपनाई जाती है। एंड इसको कंपनी लॉ के अंतर्गत भी क्या मिला है, मान्यता मिली है या उन्होंने ऑथेंटिफिकेशन दिया है इसको, है ना। तो क्या कहलाएगा ये वैलिड कहलाएगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसको लीगल वैलिड बताया गया है ना। एज पर लॉ के अकॉर्डिंगली इसको लीगल बताई गई है ये प्रोसेस डबल एंट्री सिस्टम की। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम के क्या सिद्धांत हैं या फिर उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। इफेक्ट ऑन टू अकाउंट, सबसे पहला है दो खातों पर प्रभाव, है ना। हमने बात की थी इसमें दो खातों पर प्रभाव होता है। एक खाते को अगर हम पानी वाला कहते हैं तो दूसरे वाले को जमा कहेंगे, है ना। एक नामे होगा मतलब डेबिट होगा, तो दूसरा क्रेडिट होना स्वाभाविक है। अगर हमने किसी को माल बेचा है ना, तो क्या हो जाएगा, बेचने पर क्या होगा, हमारे पास से माल कम हो जाएगा, हम लिखेंगे हमने माल बेचा। और अगर हमने नकद बेचा है तो क्या लिख देंगे हम, रोकड़ आई। मतलब एक रोकड़ खाता और विक्रय खाता, ये दोनों ही इससे प्रभावित होंगे। फिर है नेक्स्ट सेकंड रिकॉर्डिंग इन टू अकाउंट्स, दोनों खातों में लेखा। इसमें हम दोनों खातों में लेखा करते हैं, है ना। किसी भी व्यवहार में जो खाते प्रभावित होते हैं उसमें लेखा करना हमको कंपलसरी होता है। मतलब अगर हम देखें कि हमने माल बेचा है तो निश्चित सी बात है हम एक व्यवहार रोकड़ में करेंगे, तो दूसरा हम क्या करेंगे, सेल्स में करेंगे या विक्रय खाते में करेंगे। ठीक है, तो दोनों खातों में इसका लेखा होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रत्येक खाते के दो पक्ष। अब हर खाते के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है और एक क्रेडिट, यानी एक नाम पक्ष होगा तो दूसरा जमा पक्ष होगा। अब हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं एक खाते के सिर्फ एक पक्ष को ही प्रभावित करते हैं, है ना। तो क्या होगा कि हमारे पास में सही रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए एक खाते के दोनों पक्षों पर एक साथ ही प्रभाव पड़ना ज़रूरी है। फिर है विपरीत पक्षों में लेखा, एंट्री इन अपोजिट साइड्स। ठीक है, ये दोहरा लेखा पद्धति या डबल एंट्री सिस्टम में दो खाते क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। अगर हम इसके विपरीत देखें तो दोनों पक्षों को हम एक ही पक्ष में नहीं खाते में लिखते हैं, है ना। एक को हम डेबिट करते हैं तो दूसरे को हमको क्रेडिट करना कंपलसरी होता है, तभी क्या होगा, ये हमारे ट्रांजैक्शंस पूरी तरीके से और प्रॉपर तरीके से दिखेंगे और हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा, सही आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग इन डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम में कौन कौन सी स्टेजेस हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्टेजेस में ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो पूरी तरीके से कैसे होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, इसमें हम रिकॉर्ड्स कैसे होंगे, हमारे ओरिजिनल होंगे, है ना। तो इसको हम जर्नल भी कहते हैं या ओरिजिनल रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है ना। अगर हिंदी में कहें तो इसको नकल बही या स्मारक बही भी कहते हैं, है ना। और ये सब्सिडरी बुक्स, इसके साथ साथ हम नकल बही में के साथ साथ कई सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सहायक बहियाँ और नकल बही ये हमारी क्या कहलाती है, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहलाती है ना। अब आप बोलोगे सहायक बहियाँ क्या होती है, तो सहायक बहियाँ वो होती हैं
कैश बुक या हमारी रोकड़ बही के साथ साथ हम उसमें परचेज बुक है ना, या क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, इस तरीके की बहियाँ बनाते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सहायक बहियाँ। ठीक है। इसके बाद होता है सेकंड पॉइंट, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास में जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं है ना, जो हमारे प्रारंभिक लेखे हैं, उनको हम क्या करते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं या उसका श्रेणीयन करते हैं या वर्गीकरण करते हैं, है ना। वर्गीकरण कैसे करेंगे, व्यक्तिगत खाते जो होते हैं उसमें व्यक्तिगत खाता बही में व्यक्तिगत खातों को बनाएंगे, फिर वस्तुगत खाते और फिर आय व्यय के खाते, ये सारे अलग अलग रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसके बाद में हम करेंगे थर्ड पॉइंट है हमारा समरी या सारांश। ठीक है। अब हर फाइनेंशियल ईयर में हर एक व्यापारी या हर एक जो बिजनेसमैन होता है वो अपने लाभ हानि जानने के लिए क्या करता है, एक आय व्यय खाता बनाता है। अब आय व्यय खाता जब वो बनाता है तो सारांश निकालता है, तो सारांश में क्या है, अंतिम खाते वो बनाता है, तो फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स आप बोलोगे मैडम, तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें व्यापारिक खाता बनता है ना, जिसमें हमको ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ या सकल हानि मिलती है। दूसरा होता है लाभ हानि खाता, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है यानी शुद्ध लाभ हमें पता चलता है। और थर्ड है हमारा बैलेंस शीट या चिट्ठा, है ना, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को हमें शो ऑफ करता है। फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे पता चलेगी कि भाई हमारी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, हमारी असेट्स कितनी हैं, ये सब हमको पता चलेगा किससे, बैलेंस शीट से। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग और इन डबल एंट्री सिस्टम। अब हम दोहरा लेखा प्रणाली की गुण, लाभ, उद्देश्य या महत्व, इनकी बात कर लेते हैं, है ना, या मेरिट्स और एडवांटेजेस और ऑब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, है ना। अब हमारे पास में क्या है, डबल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। कैसे, क्योंकि 2 डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं तो हमारे पास में क्या होती है, इसकी कंप्लीट डिटेल होती है हमारी बुक्स में कि हमने ये सौदा किस दिन किया है ना, किस व्यक्ति के साथ किया है, तो ये सारी डिटेल हमको हर सौदे की विवरण के साथ मिल जाती है। देन सेकंड है रिलायबल इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें हमको कैसे मिल रही है, विश्वसनीय सूचना मिल रही है ना। इसमें क्या मिल रहा है हमको, पर्सनल अकाउंट है, इन्हें व्यक्तिगत खाते हैं, रियल अकाउंट इन्हें वास्तविक खाते, फिर है नॉमिनल अकाउंट इन्हें आय व्यय के खाते, इनकी सबकी पूरी हमको क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है ना। फिर उसके बाद में खातों की शुद्धता की जांच। ठीक है। अब हम अकाउंट्स की चेकिंग भी कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है। कैसे कर सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाने की हमको इसमें सुविधा मिलती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, तलपट बना करके आसानी से क्या कर सकते हैं, खातों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। अब शुद्धता की जांच कैसे होगी, जब डेबिट पोर्शन और क्रेडिट पोर्शन दोनों का अमाउंट इक्वल होगा तो निश्चित सी बात है कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, लाभ हानि का ज्ञान, है ना। सबसे बड़ी बात, हमको डबल एंट्री सिस्टम से क्या मिल रहा है, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट मिल रहा है ना। इससे हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलेगा, और हमको P&L अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस से हमको क्या मिलेगा, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट हमको पता चलेगा। तो इससे क्या है, हमको लाभ हानि की नॉलेज भी मिल जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस का हमको नॉलेज मिल जाएगा। फिर है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, चिट्ठे का निर्माण भी होगा इससे, है ना। अब इससे हमको चिट्ठे का निर्माण भी करने को मिल जाएगा। ठीक है। इससे बैलेंस शीट हमको पता चल जाएगी कि हम बैलेंस शीट किस तरीके से बना सकते हैं और हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है।
कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी यानी तुलनात्मक अध्ययन। इससे हमारे पास में क्या होगा, लास्ट ईयर्स के जो भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, करंट ईयर से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। इससे कंपैरिजन करने से हमको क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि हमारे प्रॉफिट में हमारा कितना और बढ़ा सकते हैं हम प्रॉफिट को, या हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसकी रीज़न क्या है, उसके साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये सारी जानकारी हम उससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या सीमाएं या डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, या लिमिटेशंस। फर्स्ट है ओमिशन ऑफ एंट्री ऑफ अ ट्रांजैक्शन, है ना। सबसे पहले क्या है, किसी भी व्यवहार की प्रविष्टि छूट जाना। इससे क्या होगा, अब डबल एंट्री सिस्टम में अब 2 जगह लिखा करना है। सपोज करो हमने कैश में तो लिख दिया कि भाई हमारे पास से कैश गई, पर हम परचेस में तो लिखना ही भूल गए कि हमारे पास में माल आया है ना। तो क्या होगा, अब हमारे भूल गए तो निश्चित सी बात है हमको परचेस अकाउंट का पता ही नहीं चलेगा कि हमने परचेस अकाउंट में कुछ अमाउंट कम लिखा है। ये कब रेक्टिफाई होगा, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तब, है ना। तो ये ऐसी ओमिशन की एंट्रियाँ, ये स्वाभाविक सी चीज़ है जो कि होती ही है अकाउंट्स में। देन सेकंड पॉइंट है गलत रकम का लिखना या रिकॉर्डिंग अ रॉन्ग अमाउंट। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है डबल एंट्री सिस्टम में, जब हम 2 जगह लिखा करते हैं तो कहीं कहीं पर 560 लिखना है तो 650 लिखने में आ जाता है, या 690 है तो 960 लिखने में आ जाता है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी गलतियां होना स्वाभाविक होती हैं। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम में ये भी एक खामी है। फिर है कंपनसेटिंग एरर्स, है ना, यानी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। इसमें किसी खाते के एक पक्ष में रकम कम या दूसरे में अधिक लिखी जाए तो उतनी ही रकम किसी अन्य खाते के उसी पक्ष में अधिक या कम दिखाना हमको पड़ेगी, है ना। या फिर किसी खाते के विपरीत पक्ष में कम या अधिक लिखी जाए तो ऐसी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहलाती हैं। और ये क्षतिपूरक अशुद्धियों का पता चलना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हमने कहाँ गलत अमाउंट लिखा है हमें तो याद ही नहीं है। तो क्या होगा, हम इतने सारे अकाउंट्स में क्या करेंगे, हम ढूंढते ही रह जाएंगे कि हमने मिस्टेक कहाँ की है। ठीक है, फिर ये रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग अकाउंट, है ना। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत खाते में भी क्या कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं। सपोज़ करो मैंने सोहन, मोहन और रोहन को तीनों को माल बेचा, है ना। अब मैंने क्या किया, सोहन के अकाउंट में बेचा लिखने के बजाय मैंने रोहन के अकाउंट में ही 2 बार लिख दिया माल बेचा। ठीक है, इससे मतलब क्या हुआ कि मैंने गलत खाते में एंट्री कर दी। अब गलत खाते में एंट्री करने पर जब मैं चेक करने बैठूंगी तो मेरे पास क्या होगा, एंट्रियां मैच नहीं करेंगी। तो इस तरीके की गलतियां होना भी स्वाभाविक है। फिर ये खर्चीली प्रणाली है या एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अब एक्सपेंसिव प्रोसेस कैसी है, दोहरा लेखा प्रणाली में हमको बहुत सारी बहियाँ रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, है ना। और उसके लिए हमको क्या है, कोई नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत होती है जो अकाउंट्स का नॉलेज रखता हो, और उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसको सैलरी पे करनी होगी। तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, डबल एंट्री सिस्टम की काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी, है ना। अब इसके आगे हम देखेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के आधार। अब अकाउंटिंग के हमारे पास में 2 आधार हैं। पहला है कैश बेसिस, यानी नगद का आधार, है ना। जनरली क्या होता है कि भारतीय सिस्टम में हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के बेसिस हैं। एक तो है नगद, है ना, जिसमें हम नगद हमारे पास में आया और गया की एंट्री करते हैं।
कि हमारे पास में कितना नगद सामान आया है और कितना नगद गया है। पर क्या ऐसा स्वाभाविक है क्या कि हम हमेशा नगद में ही काम करते हैं जब हम बिज़नेस करते हैं? तो पहला हो गया हमारा नगद आधार, दूसरा हो गया हमारा एक्रूअल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस, यानी उपार्जन आधार या व्यावसायिक आधार। एक्रूअल बेसिस अगर मैं साधारण शब्दों में आपको समझाऊं बच्चों, तो इसमें सिर्फ हम उन चीज़ों को लेते हैं जो हम नगद के साथ साथ उधार भी करते हैं, है ना। जैसे आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि जैसे सपोज़ कीजिए आप न्यूज़पेपर का बिल है, टेलीफोन का बिल है, अगर आपके पास में लैंडलाइन का टेलीफोन है ना, तो इनका पेमेंट आप क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ में करते हैं। नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, है ना। ये पिछले साल के हैं जो आप इस साल कर रहे हो, है ना। तो हमारे इसमें क्या है, हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हम पहले से दे देते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है ना, आप उसमें रिचार्ज करवाते हैं, तो रिचार्ज हो क्या है, प्रीपेड है, हम पहले से पेमेंट कर देते हैं और हम डाटा तो बाद में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ऐसे एक्सपेंसेस क्या कहे जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहे जाते हैं। तो इस तरीके के समायोजन हम क्या करते हैं, ये उपार्जन आधार या व्यावसायिक आधार वाले सिस्टम में हम अपनाते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा सेकंड चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 3, हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू गर्ल्स।